तो गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उसने चेहलगानी को भंग कर दिया। आफ्टर बीइंग सुल्तान फर्स्टली ही डिसमिस्ड द चेहलगानी। ये कंसोलिडेशन है। सबसे पहले उसने क्या किया? ही डिसमिस्ड द चेहलगानी। तो अब जो लोग चेहलगानी के सदस्य हुआ करते थे, अब उन लोगों का क्या रवैया हो कि विद्रोहों के लिए उसने अब विद्रोही रुख, अब उसको भी डर है कि भाई ये लोग, एक तो चेहलगानी गई तो फिर ये लोग पूरी तरीके से रिवोल्टियर होंगे और षड्यंत्र करेंगे। तो उसने इसके बाद उसने एक राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक कंसोलिडेशन में ही है। आफ्टर दैट ही लॉन्च्ड ए पॉलिटी किंगशिप। बलबन लॉन्च्ड ए किंगशिप, जिसको कहते हैं राजत्व। बलबन ने पहली बार क्या किया? एक राजत्व सिद्धांत, एक किंगशिप। ठीक है, एक राजत्व सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया, लॉन्च्ड। ठीक है, जो जिसके 3 आधार थे। विच हैव 3 फाउंडेशन, विच हैव 3 फाउंडेशन। उसके 3 आधार थे, 3 फाउंडेशन पर आधारित था। ठीक है, एक तो जो पहला फाउंडेशन है उसका बेस, सबसे पहले तो उसने प्रतिष्ठा, सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने की बात की। प्रतिष्ठा का मतलब होता है प्रतिष्ठा, सम्मानित आदमी, प्रतिष्ठित। तो क्या मतलब है इसका? रिन्यून्ड, क्या कहते हैं इसको? रिनोन्ड, है ना? बोलिए। रिनोन्ड, प्रतिष्ठित का हम कंफर्म कर रहे हैं कि प्रतिष्ठित का क्या करेंगे। रिनोन्ड ठीक है कि कोई नया शब्द लेके आएंगे, इंतजार ही नहीं करना है कभी सर। उस रिनोन्ड ठीक है, आई थिंक ठीक है। यही तो है, NOWNED है, रिनाउंड। ठीक है यार। तो पहला जो आधार था वो प्रतिष्ठा को स्थापित करने की, दूसरा शक्ति, पावर, और तीसरा है न्याय। उसका जो राजत्व सिद्धांत था, 3 फाउंडेशन थे उसके, जस्टिस। प्रतिष्ठा के लिए उसने क्या किया? प्रतिष्ठा के लिए उसने ईरानी परंपरा अपनाई, अडॉप्टेड द पर्शियन ट्रेडिशन। उसने ईरानी परंपरा अपनाई प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए, फॉर एस्टेब्लिशमेंट द पोजीशन या रेनो। हाँ ठीक। क्या किया उसने? सबसे पहले ईरानी परंपरा अपना ली। ईरानी परंपरा अपनाने का मतलब यह है कि उस समय जैसे आजकल अंग्रेजी परंपरा कोई अपना ले तो उसको एडवांस माना जाता है, यही तो है।
तो उस समय ईरानी परंपरा की भी यही स्थिति, ईरानी बहुत एडवांस माना जाता था उस समय। ये शियाओं की परंपरा थी और ये लोग बहुत अपडेट रखते थे अपने आप को, एडवांस। तो अभी चूंकि इनकी हनक बनी रहे, दबाव बना रहे, प्रेशर बना रहे, यही है प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए लोग सुल्तान को सुल्तान के रूप में देखें और उसका एक जो फेयर होता है वो बना रहे, उसके खिलाफ लोग हिम्मत न कर सके जल्दी विद्रोह करने का, षड्यंत्र करने का। यही तो है प्रतिष्ठा। तो उसने उसके लिए अब सबसे पहले तो उसने दिखावे का किया, ईरानी प्रतिष्ठा अपनाई, परंपरा अपना ली। इसमें क्या किया उसने, इसमें उसने सबसे पहले से सिजदा, पैबोस, सिजदा, पैबोस, ठीक है। फिर उसने न्यू ईयर मनाना शुरू किया, नवरोज, सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज, इसको न्यू ईयर कहा गया। ये सब वही लोग मनाते थे। इवन अपने उसने पुत्र पौत्रों के नाम भी ईरानी परंपरा पर रखे। इसने नाम भी अपने पुत्र पौत्रों के उसी पैटर्न पर रखे, कै खुसरो, कै कुबात, क्यूमर्स, ये सब कुछ एडवांस टाइप के देखने में लगे। नवरोज मनाना शुरू किया, न्यू ईयर, और भाषा भी अडॉप्ट की और इसने पर्शियन लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया एंड पर्शियन लैंग्वेज। ये प्रतिष्ठा के लिए इसने ये किया। और फिर अपना रहन सहन, वेशभूषा, ठीक। सिजदा, सिजदा क्या है, सिजदा है ये है ना, जमीन में लेटकर राजा को प्रणाम करना, इसको कहते हैं साष्टांग दंडवत, जो अपने यहां होता है। साष्टांग, जमीन पर लेट कर राजा को प्रणाम करना, टू ऑब्लाइज, टू ऑब्लाइज टू किंग by laying on ground। जमीन पर लेटकर राजा को ऑब्लाइज करना, मतलब उसको क्या कहते हैं, आभार नहीं, दंडवत करना, प्रणाम करना, गिव रिस्पेक्ट, ये भी कर सकते हो। इसको साष्टांग दंडवत कहते हैं आपकी संस्कृत भाषा में। ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, साष्टांग दंडवत, राजा के सामने जमीन पे लेट के पूरी तरीके से उसका प्रणाम करना, अभिवादन करना, अभिवादन, ऑब्लिगेशन। पैबोस क्या है, पैबोस है शासक के पैरों को चूमना, टू किस, टू फूट ऑफ सुल्तान, सुल्तान के पैरों को चूमना। ये ईरानी परंपरा है, इस्लाम में मना है। जो मूल कुरान है इसको इजाजत नहीं देता, वो पैर छूने की इजाजत नहीं देता। तो ये ईरानी परंपरा में इसको जो है मान लिया गया। तो एक चीज तो ये किया। फिर उसने क्या किया, उसने अपनी वेशभूषा पूरी तरीके से ठीक रखी। ही मेंटेन हिज ऑन पर्सनालिटी। वो कहने का मतलब, इतिहासकार कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो जनरल फॉर्म में दरबार में कभी आया हो, चाहे 2 मिनट का ही काम क्यों ना हो, अपने दरबार में वो पूरे वेशभूषा साजो सज्जा में ही आता है। ये नहीं कि चलो 2 मिनट का काम है, एक लोगों से मिलना है तो इसे लोअर टी शर्ट में चले, ये नहीं करता। प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए, इसको जाने समझे रहिए, इसे अपने आप लिख देंगे। तो पूरा वेशभूषा, मुकुट और पूरा करके एकदम आता था।
फिर दरबार में उसने लोगों को हंसने, मुस्कुराने और बिला वजह के कॉमेडी करने के लिए मना कर दिया। उसके दरबार में कोई हंस नहीं सकता था, बिना मतलब कोई मुस्कुराने और हंसने की तो इजाजत ही नहीं थी, और ना वो ऐसा करता था, वैसा करता भी नहीं था। तो कुल मिला के उसने अपने आप को उस पैटर्न पर बनाया, फिर लोगों के साथ एक रीजनेबल डिस्टेंस होता है ना, उसको बना के रखा। ठीक है। इवन वो दरबार में बैठा था और उसका पुत्र था महमूद। महमूद उस समय पश्चिमोत्तर प्रांत में मुगलों से लड़ता हुआ मारा गया, तो भरे दरबार में उसको सूचना मिली कि उसके पुत्र की हत्या हो गई है, और उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि कोई खास बात नहीं हुई हो। मतलब ये नहीं लगना चाहिए लोगों को कि शासक थोड़ा विचलित हो गया, शासक विचलित हो सकता है कहीं से भी। बाद में कमरे में गया बंद करके तो खूब रोया, चिल्ला चिल्ला के। तो उसने प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए किया उसने। ठीक है। वो बर्नी कहता है कि उसके मुकुट के ऊपरी हिस्से से लेकर के और दाढ़ी के निचले हिस्से तक की लंबाई उसकी 1 गज की थी। और अमीर खुसरो लिखता है हाँ, खुसरो लिखता है कि वो अभिनेता की तरह लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। एक अभिनेता की तरह, लाइक एक्टर, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था, प्रसन्न कर देता था। तो कुल मिलाकर के वो इतना वेशभूषा, साजो सज्जा कुछ इस प्रकार से उसने बनाया, प्रतिष्ठा के लिए उसने किया। ठीक है, मेंटेन करने के लिए। सिजदा पैबोस। इसके बाद उसने नौरोज मनाना शुरू किया। ये पारसी त्योहार है, न्यू ईयर, इस्लाम में मना है, लेकिन बलबन ने शुरू किया इसको सेलिब्रेट करना, क्योंकि पर्शियन परंपरा है। तो उसने न्यू ईयर मनाना शुरू किया। इसके बाद पर्शियन लैंग्वेज अपना लिया, तो मैंने बता ही दिया आपको, भाषा वगैरह पूरा पर्शियन उसने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, यही है। बाकी तो बहुत कुछ उसने उदाहरण, 1-2 उदाहरण बहुत है, एग्जाम्पल्स बहुत हैं उसके लिए। ठीक है। शक्ति को स्थापित करने के लिए उसने क्या किया, पावर को, उसने दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की, टू एस्टैब्लिश द पावर। पावर के लिए क्या किया उसने, एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग की स्थापना करी। एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट नेम्ड दीवान अर्ज, दीवान अर्ज, ये एक सैन्य विभाग है, और इसका जो प्रमुख होता था वो था आरिज मुमालिक। दीवाने अर्ज की स्थापना की इसने शक्ति को मेंटेन करने के लिए। गुप्तचर व्यवस्था मेंटेन की, मेंटेन द स्पाई सिस्टम, स्पाई सिस्टम। अपॉइंटेड, इसके लिए क्या किया, इसके लिए इसने क्या, अपॉइंटेड बरीदों की नियुक्ति करी। इसके लिए उसने बरीदों की नियुक्ति करी। ये आरिजे मुमालिक दीवाने अर्ज का प्रमुख होता था, हेड ऑफ दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग का प्रमुख। अंग्रेजी में इसको कहोगे तो कमांडर इन चीफ हो गया फिर। ठीक है।
बरीद गुप्तचर हो गया। बलबन ने पहली बार गुप्तचरों की नियुक्ति की, बरीदों की। ये भी शक्ति को मेंटेन करने के लिए ही है। ठीक है। दिल्ली के आसपास के मेवातियों को उसने नष्ट कर दिया। मेवाती के लिए थे विद्रोही, डकैती टाइप के करते थे। तो ये जंगलों में ही, अगल बगल दिल्ली के आसपास जंगलों में छुप जाते थे। वहीं पर इनके विद्रोही क्षेत्र को मवास कहा जाता था। यही नोट कर लीजिए। तो विद्रोहों को इसने बहुत बुरी तरीके से कुचला। मेवातियों को, विद्रोहों को दबाने के लिए इसने कठोर नीति अपनाई। बस ये जान के चलिए, मेवातियों के विद्रोही क्षेत्र को मवास कहते थे। इसको अंडरलाइन कर लीजिए लिख करके। ठीक है। द रिवोल्टियर फील्ड ऑफ मेवातीस, द रिवोल्टियर फील्ड ऑफ मेवातीस वेयर नोन एज मवास, वेयर कार्ड मवास। क्या कहा जाता था उनको? मवास। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई और पूरी तरीके से उन्हें कुचल दिया। लौह और रक्त की नीति पूछा जाता है प्री में, किसकी है? गयासुद्दीन बलबन की है। ठीक है। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। इवन जो सबसे ज्यादा विद्रोही क्षेत्र बंगाल वगैरह होता था ना, लखनऊती विद्रोहों का नगर कहा जाता था, वो सब ऐसे इंटरनल चीजें हैं। उसने मतलब जिंदा खाल, उसके जो विद्रोह करता था वहां का, उसको जिंदा खालें निकलवा ली थी। जिंदा ही उसकी पूरी खाल उसमें भूसा भरवाया और लखनऊती के मेन गेट पर टांग दिया, ताकि आने जाने वाले लोग या रहने वाले उसको दिल्ली देख देख के याद करें कि विद्रोह करने का परिणाम यही होता है। तो कुल मिलाकर के मतलब इसी को लौह और रक्त की नीति कहा गया। उसने विद्रोहों को बहुत ही जबरदस्त ढंग से दबाया, क्रूरता पूर्वक। ये भी शक्ति की स्थापना के लिए ही उसने। ठीक है। तो लौह और रक्त की नीति अपनी। इसके बाद जस्टिस में आ जाइए। तीसरा जो उसका है जस्टिस। उसने न्याय में उच्च और निम्न का भेद नहीं किया। कोई भी हो, अगर उसने सजा, अगर उसने अपराध किया है तो उसको दंड, वो एक प्रांतपति थे, इक्तादार, अवध के इक्तादार हैबत खां थे। ठीक है। तो वो अब प्रांतपति बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन उसने अपने नौकर को इतना मारा कि वो मर गया। पूरे बीच चौराहे पे खड़ा करके उसको कोने से मरवाया गया था। ये नहीं कि मुख्यमंत्री टाइप के हैं जिनको थोड़ा सा। तो कहने का मतलब उसने न्याय के लिए भी बड़ी शक्ति अपनाई। ठीक है। ये प्रसिद्ध इतिहासकार निजामी ने लिखा है कि बलबन एक अभिनेता की तरह लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। एक बार कोर्ट जो है पूछा गया था किसका है, तो कुल मिलाकर के शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित उसका जो राजत्व सिद्धांत है पहली बार प्रतिपादित किया। कंसोलिडेशन के लिए भी है, विद्रोहों को रोकने के लिए भी, और ऐसे विद्रोह दोबारा होना, चहलगानी वगैरह को उसने खत्म कर दिया। ठीक है। एकता को उसने सिक्कों में विभाजित किया। बलबन ने ही एकता को सिक्कों में विभाजित किया। बलबन डिवाइडेड एकता इन सिक्स। सिक्कों में विभाजित किया। सिख का मतलब होता है जिला। एकता को जिलों में विभाजित किया। डिवाइडेड एकता इन सिक्स। उसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन अली जैसे विद्वान रहते थे। देयर लिव्ड अमीर खुसरो एंड अमीर हसन अली scholars like person in the court of him, scholar like person in the court of him। उसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन अली
जैसे विद्वान रहते थे, स्कॉलर्स। अमीर खुसरो को तुर्कल्ला तथा तोताए हिंद की उपाधि दी गई थी। अमीर खुसरो गॉट टाइटल ऑफ तोतिए हिंद। एक्चुअली तोतिए हिंद है एक प्रकार से, तोतिए हिंद। इसका जो शुद्ध रूप है वो यह है कि तोता ए हिंद। गाते अच्छे थे, तोता ए हिंद। संगीत में इनका बड़ा योगदान है, कल्चर में, ठीक है। तो ये म्यूजिक के कारण, टू म्यूजिक, तोता ए हिंद कहा जाता था। तबला वगैरह इन्होंने ही आविष्कार किया था। तबला, गिटार, गाना, कई रागों में कई राग इन्होंने उत्पत्ति किए, राग ख्याल वगैरह जो भी हैं, संगीत वाले जानते होंगे, है ना। तो तोता ए हिंद की एक उपाधि थी, और एक उपाधि इनकी थी तुर्कल्लाह। ये निजामुद्दीन औलिया के बहुत बड़े शिष्य थे, बहुत मतलब प्रिय शिष्य थे। बहुत बड़े क्या मतलब, बहुत प्रिय शिष्य थे। तो निजामुद्दीन औलिया, धार्मिक कारण उसने निजामुद्दीन औलिया ने इनको तुर्कल्लाह किया। अमीर खुसरो तुर्कल्लाह, he got the title of तुर्कल्लाह फ्रॉम निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत थे वो औलिया साहब। तुर्कल्लाह बहुत प्रिय शिष्य थे उनके। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया था। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया था। बलबन की दो उपाधियां उसकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाती थीं। The two titles of Balban increased the value of him more। उपाधियों का नाम क्या है? नियाबते खुदाई, नियाबत ए खुदाई। इसका अर्थ है खुदा, अल्लाह का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह। एक्चुअली प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी है, उसने नियाबत खुदाई की उपाधि धारण की। मैंने मैं शासक हूं, तो एक्चुअली मैं अल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा हूं। किसी को भी किसी भी प्रकार का जो मेरा आदेश हो उसको मना करने की, या उसको सुधार करने की, या उसमें रिकमेंड करने की, सजेशन देने की किसी को कोई अधिकार नहीं है। और अगर कभी किसी ने ऐसी कोई सजेशन दी कि साहब इसको ऐसा नहीं वैसा कर लीजिए, सीधे मृत्युदंड का प्रावधान था उसको, क्योंकि मेरा आदेश नहीं, मैं तो माध्यम हूं, आदेश उसका है, मैं नियाबत खुदाई हूं। और फिर उसने अपने आप को कहा जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। ये क्या है? ये खुदा की छाया, अल्लाह की छाया, परछाई, शैडो। फिर उसने कहा कि मैं शैडो हूं उसका, मतलब मैं वही हूं डायरेक्ट, वो दिख नहीं रहा, उसके शैडो के रूप में मैं दिख रहा हूं। तो शैडो ऑफ अल्लाह, ये दो उपाधियां उसने और धारण कर ली। ये भी उसकी प्रतिष्ठा में है। 4 तारे लगा रहे थे, हालांकि वो उसको लोग हीरो अभिनेता कहते, तो तारे इसलिए तारे ही लगा रहे थे। क्रूअल बहुत बंतु था, इसको कहते थे। आर्टिफिशियलिटी बहुत ज्यादा इसके अंदर थी, दिखावापन, ओवर एक्टिंग बहुत करता था, बिना मतलब की, मतलब बस यही इसकी सबसे मतलब
जो भी थी। अब क्योंकि था सुल्तान, पावर थी उसके पास, तो अब लोगों को उसके दिखावे पर उनको मानना पड़ता था। मामला ये, वो विद्रोहियों के प्रति बहुत क्रूर था, बाकी तो वैसे नहीं, क्योंकि अमीरों के लिए तो बहुत ठीक था, क्योंकि अमीरों को अमीरात तो उसने खत्म ही कर दी, लेकिन किसी को विद्रोह भी नहीं करने दिया। तो ऐसी नौबत जब किसी के लिए कोई करता है तो उसका फिर बहुत बड़ा गुरु बनता है, साहब महाराज है ना, फिर काफी हद तक वो सरेंडर कर देते उसके थे। तो जैसे मोदी जी हैं तो मोदी जी बलबने समझो, बहुत अच्छे बड़े लीडर, बहुत लोग, फिर महाराज कोई विरोध नहीं कर सकता उनका। ठीक, चलिए लाइन चेंज कीजिए। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई, गुलाम वंश खत्म है। इसी के बाद आते हैं कुछ इसके परिवार के लोग, क्यूमार्स के खुसरो, लेकिन सब लोग मारपीट करके खत्म करके निपटा देते हैं। इसका 2.5 वर्षीय पुत्र था क्यूमर्स, इसका पुत्र नहीं पौत्र था, पुत्र के पुत्र का पुत्र था पौत्र। क्यूमर्स 2.5 वर्षीय, उसको जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी, 2.5 वर्ष। तो क्योंकि वो खिलजी वंश लिखिए, बहुत डिटेल में जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मतलब फिर आधा अधूरा बचेगा, पूरा होगा नहीं। तो अगले एडिनली खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी कौन थे? ये निम्न जातीय तुर्क थे। पहली बात, निम्न जातीय तुर्क थे। खिलजीज वेयर लोअर कास्ट तुर्क, लोअर कास्ट तुर्क। तो ये निम्न जातीय तुर्क थे, पहली चीज। तो इसके जो संस्थापक है, फाउंडर, वो है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। कब स्थापित किया इसने? 1290, 1290, और 1290 से रहा है 96 तक जलालुद्दीन खिलजी। एक खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। इसने अमीरों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। He adopted the compromise policy. With Amirs, इसने कहा अमीरों के प्रति एक मेल मिलाप की नीति अपनाई। मैं 70 वर्षीय एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून बहाने की मेरी आदत नहीं है, ये वो दुनिया भर की बात बताया। किसी ने कुछ कहा नहीं इसको, बोले जाने दो, सुल्तान आदमी है ना। नहीं तो इसने जब इस प्रकार से बात की है तो लोग कमेंट कर सकते, तुम कर ही नहीं सकते तो बहाओगे क्या इसका रिएक्शन हो सकता था, लेकिन जाने दो, किसी ने कुछ किया नहीं। फिलहाल जलालुद्दीन ने एक विभाग की स्थापना की थी, व्यय के कागजात की देखभाल करना, टू फॉर मेंटेन द एक्सपेंडिचर डॉक्यूमेंट्स, फॉर मेंटेन द एक्सपेंडिचर डॉक्यूमेंट्स, व्यय के कागजात की देखभाल करने के लिए एक विभाग बनाया। किस नाम से? बाय द नेम ऑफ दीवान ए वकूफ। कभी कभी प्री में देख जाता है, वैसे दीवान ए वकूफ, वकूफ है, ध्यान रहे, वकूफ। इसके भतीजे अलाउद्दीन ने इसकी हत्या करके सत्ता को छीन लिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 13
1316 है, 1316, यस। ऐसा लोग कहते हैं कि इसने धर्मनिरपेक्ष राजसत्ता की स्थापना की। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, खुद की जिम्मेदारी नहीं ले, मैं नहीं मानता, गलत बात है। क्योंकि भी कमेंट आप देखिएगा क्यों कहा है, तो उससे आपको भी लग जाएगा ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस ही एस्टैब्लिश्ड द सेकुलर रूलिंग, क्यों? बिकॉज he did not follow the Shara. He did not follow the Shara या शरीयत इन रूलिंग शासन व्यवस्था में शरा या शरिया को फॉलो नहीं किया। अकॉर्डिंग टू अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार ही सेड, उसने वो कहता था, इन्वर्टर काम में लिखिए, विच आई डू आई डोंट नो, विच आई डू, आई डोंट नो दैट those are according to Quran or not, Shara or not, Quran or Shara, according to Quran और Shara, ये और नॉट अथवा नहीं, मैं जो करता हूं मुझे नहीं पता कि वो शरा या शरीयत या कुरान के अनुसार है या नहीं। एंड आई डू नॉट नो दिस आल्सो, और मैं यह भी नहीं जानता कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अब ये अंग्रेजी में लिखो, I do not know this also that Allah, no, that how will Allah behave to me, how will Allah behave to me, behave या treat, क्या लिखेंगे, treat, ठीक है, treat to me at the last, क़यामत के दिन का मतलब अंतिम दिन, at the last day, day of judgment, at the day of judgment, कॉमा लगाइए यहाँ, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, मैं वही करता हूं, आई डू सच, मैं वही करता हूं, पूरा नहीं हुआ, आई डू सच, मैं वही करता हूं, विच आई सीम, जो मुझे लगता है, विच आई सीम, जो मुझे लगता है, क्या, दैट, विच आई सीम दैट these are suitable to public, वे लोग, यह पब्लिक को सुटेबल, दैट these are suitable to public, कि यह लोगों के अनुकूल है, लोगों के लिए अच्छा है, कल्याणकारी है, सुटेबल है, ठीक है। तो मैं वही करता हूं जो लोगों के लिए अच्छा है, जो मुझको समझ में आता है, और मैं इसकी परवाह नहीं करता कि उसके लिए शरा या शरीयत में इजाज़त है या नहीं, कुरान में इजाज़त है या नहीं। इसके लिए अल्लाह क़यामत के दिन मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा मुझे ये भी नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि जो लोगों के लिए अच्छा है मैं वही करता हूँ। तो कुछ इतिहासकार तुरंत निकल के आए और
लिख दिए कि भाई ये तो धर्मनिरपेक्ष शासन का बहुत बड़ा फॉलोअर है, तो बहुत बड़ा फॉलोअर है, निरपेक्षता का बहुत बड़ा फैन है भाई ये। लेकिन उसने जानते हो क्या किया है? उसने अमीरों को खत्म कर दिया है। अमीरों का निम्न काल कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे अनपढ़ सुल्तान, कम पढ़ा लिखा सुल्तान था। He was the most illiterate सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इसका समय दिल्ली अमीरों का निम्न काल माना जाता है। एंड द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट लो क्लास ऑफ अमीर्स। और अमीरों में भी हिंदू तो बहुत ज़्यादा टारगेट थे। मतलब पहली चीज़ तो स्थिति ये थी कि उनकी अमीरी, उनकी पहली जितनी कृषि भूमि थी सब उसने खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। जितनी भूमि थी लगभग भूमि उसको खालसा भूमि बना, सरकारी भूमि उसको ले लिया अमीरों की। अमीरों के राजस्व भूमि को क्या कर लिया इसने? सरकारी भूमि में मतलब छीन लिया, कब्जा कर लिया, खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अमीरों के अच्छे कपड़े पहनने पर बैन लगा दिया, अच्छा खाना खाने पर बैन लगा दिया, कोई भी फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, उसमें कम से कम खर्च करने का उसने एक जियो जारी किया कि बेटी की शादी में क्या दे सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, कितने लोग निमंत्रण दे सकते हैं। मतलब अमीरी को तो एकदम खत्म ही कर दिया इसने। उनके अमीरों के आपस में मेल जोल पर प्रतिबंध लगा दिया। होली, दीपावली या अन्य किसी ओकेजन पर आपस में बैठक और है ना, जो चलता नहीं कि चाय पे मिलते हैं और ड्रिंक पे मिलते हैं, तो ड्रिंक को चाय भी खत्म करा दी, नहीं मिल सकते। अमीरों के आपस में मेल जोल, तमाम सारे ऐसे कपड़े वगैरह इसने जियो जारी किए कि ये रेशम के कपड़े या जो भी अच्छे क्वालिटी के होते थे उनको अमीरों को पहनने पर बैन लगा दिया इसने। ये नहीं पहन के जा सकते ताकि लगे कि ये भी, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया इसने अमीरों के लिए। तो ये काल था, उसका यमराज था, ये अमीरों के अमीरी के लिए यमराज था, ऐसा आप मानो। तो अमीरों का निम्न काल इसका समय कहा जाता है, ठीक है। इसने भी प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित एक राजस्व व्यवस्था को प्रतिपादित किया। ही आल्सो लॉन्च्ड ए किंगशिप बेस्ड ऑन शक्ति, प्रतिष्ठा एंड न्याय। पावर, पोजीशन एंड जस्टिस, ठीक है। पावर, प्रतिष्ठा और न्याय। पावर के लिए क्या किया? पहली बार इसने दीवाने आज तो गठित हो ही गया है? अब नोट कर लीजिए इसी बहाने की क्या क्या उसने किया है। पावर के लिए क्या किया है? पहली बार तो उसने क्या किया कि स्टैंडिंग आर्मी, ही इस्टेब्लिश्ड एन स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी, इसको कहते हैं अस्थाई सेना। इसने अस्थाई सेना का गठन किया, इस्टेब्लिश द या ऑर्गेनाइज द स्टैंडिंग आर्मी, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज, इसने घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत की। ही स्टार्टेड टू
make sign on horse and to make physiography of soldiers। सैनिकों का हुलिया रखना और घोड़े की दागने की प्रथा शुरुआत करी। पहले इससे बड़ी दिक्कत होती थी, घोड़ा है तो पता लगा कि घर में कोई और भी है तो आज हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ, हम पकड़ ही नहीं पाते इतने ज़्यादा सेना के बीच में किसका घोड़ा क्या है। जो जिसकी अपॉइंटमेंट हुआ है अब उसका कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं था, तो उसका केवल नाम होता, तो उसके बदले अगर हाजिरी हुई, अटेंडेंस लगा तो उसने भी हाँ साहब हम ही हैं, कोई भी उठा के चला गया है, इससे दिक्कत आती थी। तो इसने क्या किया, इसने घोड़ों को एक निशान, दागना मतलब समझ रहे हो ना, टू मेक ए साइन, जैसे कोई लोहा वगैरह स्टैम्प टाइप उसको गर्म करते थे, उसके उसे लगा देते, दागना उसको कहते हैं, तो वो निशान उस पर बन जाता था पर्टिकुलर। और उस निशान के साथ जिसका है, जो सैनिक है उसका पूरा, जैसे आजकल तो उस समय फोटोग्राफर तो थे नहीं, इस समय तो फोटो लग जाती है तो क्लियर रहता भाई यही है। अब उस समय ऐसा था नहीं, तो पूरा लिखा जाता था, पूरा एक फोटो का ही एक, इसको फिजियोग्राफी कहा जाता है। लंबाई, चौड़ाई, रंग, नाक की स्थिति, कान की स्थिति, कहाँ पर दाग है, कहाँ पर दाग, क्या चिन्ह क्या है, जिससे वो पकड़ा जा सके। तो पर्टिकुलर घोड़े का साइन और सैनिकों का हुलिया ये लिख लिया जाता था, रिकॉर्ड कर लिया जाता। तो कोई इससे जो है होता क्या था, इससे फिर कोई ये नहीं कर पाता था कि अपने स्थान पर किसी को भेज दिया, कोई भी कर दिया, ये नहीं हो सकता, पकड़ लिया जाता था। तो इसने स्टैंडिंग आर्मी एक अस्थाई सेना रखी, ये प्रथा शुरू करी इसने, और नकद वेतन की शुरुआत की। एंड ही गेव, तीसरी बात, ही गेव नकद वेतन यानी कि कैश सैलरी टू सोल्जर्स। और क्या, सैनिकों को नगद वेतन दिया। ठीक है, बरीदों के साथ इसने मुनहियन की भी नियुक्ति की। नेक्स्ट है, इसीलिए ही अपॉइंटेड मुनहियन विद बरीद। गुप्तचर व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए टू मेक, ठीक है, मोर कंसोलिडेट द स्पाई सिस्टम, ही अपॉइंटेड मुनहियन विद बरीद। बरीदों के साथ इसने मुनहियन की भी नियुक्ति करी। ये मुनहियन क्या होते थे, बरीद जैसे उसके अंडर में 2-4 मुनहियन, तो वो क्षेत्र में बेस बदल के अपना घूमते टहलते रहते थे पता लगाने के लिए। तो ये बेस बदल के अपना एक गुप्तचर का काम करते रहते थे, वो सूचना बरीदों को देते थे, बरीद उस विभाग को देता था, वहाँ सुल्तान तक जाता था। ये सब पूरा सिस्टम, तो इससे और मजबूती आई। ठीक है ना, तो शक्ति के लिए। रही बात प्रतिष्ठा और जस्टिस, ये मजबूत है तो दोनों अपने आप हो जाएगा। हालांकि इसने पारसी परंपरा को बहुत प्रमोशन नहीं दिया, लेकिन ताकत इतनी मेंटेन कर रखी कि इसने इसका भी जो है भौकाल बलबन से कम नहीं था। भले ही इसने मुकुट वगैरह इस तरीके से नहीं पहना, लेकिन पोजीशन उससे कम नहीं था। और न्याय के बारे में तो ठीक है, अब न्याय के बारे में कोई कमेंट नहीं करना, उच्च निम्न का भेद नहीं किया, केवल मुसलमानों की बात है न्याय, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक लाइन और नोट कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी की थी। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी की थी। ठीक है,
अब इतनी बड़ी सेना है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, बर्नी वगैरह भी इस पर कमेंट करते हैं कि अगर ये जो भी राजकोष है, जो भी फंड है, अगर प्रॉपर जितना वेतन होता, अगर इतना वेतन ये दे देना तो 3-4 साल में पूरा खाली हो जाएगा राजकोष, खाने को नहीं बचेगा। और सेना ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि इस दिल्ली सल्तनत का विस्तार इसके समय शुरू हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश से ही दिल्ली सल्तनत का विस्तार शुरू हुआ है। ठीक है, तो विस्तार प्रारंभ हुआ, विस्तार हुआ ही। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही दक्षिण भारत में सल्तनत का विस्तार हुआ। द दिल्ली सल्तनत expanded in South India, expanded in South India from the time of Alauddin. ठीक है, इसकी विजयों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। विक्ट्रीज, एक नॉर्थ, एक साउथ। नॉर्थ में जिसने लीडरशिप किया, नेतृत्व किसने किया? नॉर्थ का सेनापतित्व उलूग खां एंड नुसरत खां। दो सेनापति थे उत्तर भारत की विजय के लिए। यहाँ का पॉलिसी कौन सी अपनाई? पॉलिसी यहाँ की थी, पॉलिसी थी यहाँ पर सेवर्जिनिटी, संप्रभुता की नीति, पॉलिसी ऑफ सेवर्जिनिटी। संप्रभुता की नीति मतलब उत्तर भारत के जिस राज्यों को जीता गया उसको सीधे दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया। इसको तो संप्रभुता का सिद्धांत। साउथ में जिसने कमांड किया है सेना का, वो है मलिक काफूर। दक्षिण की ही एक विजय से लाया गया था, साउथ का ही है ये हिजड़ा था, एक ट्रांसजेंडर, बहुत खतरनाक था, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। ये एक ट्रांसजेंडर था मलिक काफूर, साउथ का लीडरशिप इसने किया था। और यहाँ पर जो पॉलिसी अपनाई गई थी, यहाँ को डायरेक्ट सीधे दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं गया था। यहाँ की जो पॉलिसी है वो है सर्जरनिटी, इसको कहते हैं अधिराजत्व का सिद्धांत। राजनीति में भी एक सिद्धांत, ध्यान रहे, अधिराजत्व की नीति यहाँ अपनाई गई। मतलब लोगों को जीत लिया गया लेकिन राज्य को सल्तनत में मिलाया नहीं गया। क्या किया गया? उन पर एक प्रकार से पैसे वैसे ले करके, लूट करके, और पर ईयर फिक्स कर दिया गया कितने पैसे इनको देना है, बस केवल इनकम का सोर्स के रूप में उनको फिट किया गया। तो ये एक प्रकार का अधिराजत्व की पॉलिसी यहाँ अपनाई गई। तो मलिक काफूर ने इस पूरे पार्ट को जीता था। तो पहली बार साउथ में अगर विस्तार हुआ है तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है। ठीक है, विजयों में बस इतना ही। आर्थिक नीति, अलाउद्दीन की आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी। एक्चुअली मैंने पहले ही बताया इतिहासकारों के अनुसार कि अगर वो सामान्य वेतन भी देता ना इतने सारे सैनिकों को, तो उसका राजकोष 5 वर्षों के भीतर ही समाप्त हो जाता।
ऐसा उस समय के तत्कालीन इतिहासकार भी अनुमान करते थे, ऐसा गेस करते थे। तो फिर इसने क्या किया, इसने दो प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई। एक तो बाजार नियंत्रण नीति, एक इसकी है बाजार नियंत्रण नीति, तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, और एक है इसकी भू राजस्व नीति। रेवेन्यू पॉलिसी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में क्या किया इसने, वस्तुओं के दामों को नियंत्रित किया। इस पॉलिसी में क्या किया, ही कंट्रोल्ड क्या, द प्राइस ऑफ गुड्स। वस्तुओं के दामों को इसने क्या किया, नियंत्रित किया। गुड्स, सामान वाले गुड्स में यूं रहता है ना, यही रहता है। वस्तुओं के दामों को इसने क्या किया, नियंत्रित कर दिया। ठीक है, इसने एक वित्त विभाग की स्थापना की, इस्टैब्लिश्ड ए फाइनेंस डिपार्टमेंट दीवान रियासत। दीवान रियासत, ठीक है, इसको वित्त विभाग था, इसने स्थापित किया है। दीवान रियासत, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट इसने स्थापित किया था, दीवान रियासत। इसने गल्ला बाजार स्थापित किया। ही स्टैब्लिश्ड गल्ला बाजार, इसको क्या कहते हैं, गल्ला बाजार कौन सी मार्केट है, ग्रेन मार्केट ना। स्टैब्लिश्ड ए ग्रेन मार्केट and appointed सहना ए मंडी, सहना ए मंडी, अपॉइंटेड सहना ए मंडी, एक ऑफिसर नियुक्त किया सहना ए मंडी। सब पूरी मार्केट सिस्टम इसका जो है दीवान रियासत के अंतर्गत आता था। ठीक है, सहना ए मंडी नियुक्त किया गल्ला बाजार पर। फिर इसने एक अधिकारी नाजिर को अपॉइंट किया। नाजिर, ये कौन था, ये माप तौल का अधिकारी था, ऑफिसर मेजरमेंट, माप तौल का अधिकारी, नाजिर की नियुक्ति की। कहते हैं कि अगर कोई घटतौली करता था, जितना कम तौलता था बेईमानी करने के लिए, पकड़े जाने पर, चूंकि मुनहियन जो आए थे इसीलिए आए थे, इसकी पूरी की पूरी बाजार नियंत्रण व्यवस्था ही सेना के लिए थी, क्योंकि सेना उसमें सर्वाधिक विजय इसको करनी थी। वेतन कम कर दिया तो लोग भड़क जाते, तो इसने क्या किया, सामान के दाम ही कम करा दो, बिचौलियों को ख़त्म कर दिया। अब ज़्यादातर सेना के लिए ही था ये। और ये कहाँ कहाँ स्थापित किया गया, तो जहाँ जहाँ सेना रहती होगी वहीं भी स्थापित किया। तो जो जितना सामान कम तोलता था ना, उसके शरीर से उतना मांस तोल के काट लिया जाता था, ये उसके लिए सज़ा थी।
तो उसने नाजिर नामक एक मापतौल का अधिकारी नियुक्त किया था। ये पूरा इसका, ठीक है। तो इसके बाद परवाना नवीस, एक अधिकारी इसने अपॉइंट किया था, परवाना नवीस। नवीस ये कौन है? ये एक्चुअली परमिट जारी करने वाला है, मार्केट के लिए परमिशन नहीं देता था, परमिट जारी करने वाला, ये ऑफिसर टू इशू परमिट। कौन सा अधिकारी था ये? ऑफिसर टू इशू परमिट, ये परमिट जारी करने वाला अधिकारी था। एक अधिकारी इसने अपॉइंट किया हुआ था, मुहत्सिब। मुहत्सिब ये आचरण पर निगरानी रखने वाला अधिकारी है। टू वॉच बिहेवियर, बिहेवियर को वॉच करने वाला, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है ना। ये मुहत्सिब नामक एक अधिकारी, आचरण को देखने वाला एक अधिकारी था। अलाउद्दीन ने, अगली लाइन में नोट कर लिए, अलाउद्दीन ने ये भी दान, उपहार, पेंशन आदि के रूप में अमीरों को दी गई भूमि जब्त कर ली। अलाउद्दीन कैप्चर्ड दान, उपहार, पेंशन आदि के रूप में दी गई अमीरों की भूमि जब्त कर ली। कैप्चर्ड द रेवेन्यू लैंड, ये अलग से है, नोट करके लिखिए। ठीक है, क्या लिखा? रेवेन्यू पॉलिसी नहीं, रेवेन्यू पॉलिसी अब है तो कहीं ना कहीं से लेट है, उसको जब्त कर ली तो फिर खालिसा भूमि में बदल दिया, फिर उसके लिए राजस्व प्रणाली उसने अप्लाई की, बट लिख लो इसे। दान, उपहार, पेंशन आदि के रूप में दी गई राजस्व भूमि को जब्त कर लिया। तो अब इसने सेना रखने के लिए क्या किया था? अब सेना, बड़ी सी सेना, तो उसने बाजार के दामों को नियंत्रित कर दिया, बेईमानी को कंट्रोल कर दिया, दिवान सियासत नामक एक विभाग बनाया। ठीक है, और एक विभाग इसने इसी में नोट नंबर 2 करके नोट कर लो इसे आगे, उसमें कुछ चीज़ें बहुत होती हैं तो निकल जाती हैं। इसने अमीरों के नाम बकाया भू राजस्व को वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक एक विभाग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन was established the Department of दीवाने मुस्तखराज, किस लिए? अमीरों के नाम बकाया भू राजस्व को वसूलने के लिए, टू कलेक्ट द बैलेंस्ड, ठीक है ना, बैलेंस्ड रेवेन्यू to collect the balanced revenue which was in favor of amirs, जो अमीरों के पक्ष में थे। ठीक है, which was in favor of amirs, अमीरों के नाम बकाया भू राजस्व को वसूली के लिए इसने एक दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की थी। राजस्व रिफॉर्म में सेकंड वाले में, ठीक है, राजस्व सुधार, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, भू राजस्व नीति अलाउद्दीन की। तो एक तो मैंने लिखा ही दिया कि खालसा भूमि में कन्वर्ट कर लिया इसने पेंशन इत्यादि के रूप में। एक ये है, अलाउद्दीन सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराकर किसानों से भू राजस्व वसूल किया। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ सल्तनत
अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ सल्तनत हु कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स आफ्टर मेजरमेंट ऑफ द लैंड। ठीक है, भूमि की माप कराकर, तो भूमि का माप कराने वाला पहला ये सुल्तान था जिसने मेजरमेंट कराया। ठीक है, भूमि माप का आधार बिस्वा था। बिस्वा वॉज द बेस ऑफ मेजरमेंट। बिस्वा, BISWA, बिस्वा। भूराजस्व की मात्रा 1/2 थी, 50%। ठीक है, इसने 2 नए कर लगाए। ही इम्प्लीमेंटेड 2 न्यू टैक्सेस। इसने 2 नए कर लगाए, 2 न्यू टैक्सेस। एक तो घरी कर, घरी टैक्स। ये क्या है? ये मकानों पर है, ऑन द, ये हाउस टैक्स कह लो आप, ऑन द हाउसेस। आज का हाउस टैक्स हो गया ये। ठीक है, और एक है चरी कर, चरी टैक्स। ये क्या है? ये दुधारू पशुओं पर लगाए गए थे। दुधारू पशु, पशुओं को चराने के लिए जो जमीन होती थी सरकारी, उस पर वो लोग अपना चराने के लिए छोड़ देते थे, तो उसके लिए टैक्स लेता था ये। तो चरी कर इसीलिए का दुधारू पशुओं पर, यानी कि मिल्की, मिल्की। ठीक है, ठीक नहीं होगा तब भी ठीक ही है। मिल्की एनिमल्स, पशुओं पर लगाए थे, दुधारू पशुओं पर इसने लगा दिए। ठीक है, 2 नए कर लगाए इसने। इस्लाम में एक्चुअली एक कर का वर्णन आता है खम्स, खुम्स। अलाउद्दीन ने क्या किया? खम्स में इसने 80% स्वयं लिया और 20% सेना को दिया। एक्चुअली खम्स क्या है? यह है लूट का हिस्सा। खम्स एक टैक्स है जो एक्चुअली प्रॉपर ऐसा नहीं हो, पार्ट ऑफ लूट। जैसे जहां पर आक्रमण होता है उसको जीतते हैं तो वहां लूट होती है, तो लूट का हिस्सा होता है। तो कुरान में नियम यह है कि जो लूट का माल आए उसको 80% सैनिकों में बांट देना है और 20% सुल्तान ले ले। दिस इज द अकॉर्डिंग टू रूल, मीन्स कुरान। अलाउद्दीन ने उल्टा कर दिया, 80% खुद लिया, 20% सेना को दिया। तो ये खम्स एक कर है, खुम्स, KHUMS। ये पार्ट ऑफ लूट है। अकॉर्डिंग टू कुरान दिस शुड बी 80% फॉर सुल्तान एंड 20% फॉर सोल्जर्स। कुरान के अनुसार होना चाहिए, इसने उल्टा कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी collected the part of khums 80% to self and distribute 20% to soldiers। ठीक है, तो यहां से भी इसने कमाई करी। पूरा सब सेना को रखने का ही पूरा उद्देश्य था इसका। भूराजस्व, अलाउद्दीन की भूराजस्व पद्धति को मसाहत पद्धति कहा गया है। अलाउद्दीन की भूराजस्व पद्धति, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन was known as मसाहत सिस्टम। मसाहत, तो जब भी कभी आप मसाहत सिस्टम लिखा हुआ देखें तो उसका मतलब सिर्फ क्या है? भूमि माप के आधार पर टैक्सेशन। टैक्सेशन कैसे होगा? मेजरमेंट के आधार पर। इसका मतलब होता है मसाहत। ठीक है, एक शासक इसके पुत्र के रूप में ही आया है। एक तो आया शहाबुद्दीन उमर, आफ्टर दैट शहाबुद्दीन उमर। चलिए अब लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, कुछ करना नहीं है। ये
1316 से लेकर के और 20 तक रहा है, नहीं 20 तक नहीं रहा। इसी को मार कर इसका दूसरा पुत्र मुबारक शाह खिलजी ये गद्दी धारण कर लिए। इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखना है। 1316 से लेकर के 13 कब तक रहा है, 1316 से लेकर के 20 तक रहा है। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया, पहली बात जो लिखना है। ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज खलीफा। इसने कहा खलीफा से खिल्लत उल्लत जिसको प्राप्त करना हो करे, मैं खुद ही खलीफा हूँ, मुझे किसी से खिल्लत प्राप्त करने की कोई ज़रूरत। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया और इसने उपाधियां धारण करी। खलीफत उल लह एक उपाधि इसने, एंड अडॉप्टेड द टाइटल्स खलीफत उल लह। खलीफत उल लह एक उपाधि ये हो गई इसकी, और एक उपाधि अल वासिक बिल्लाह, और दूसरी उपाधि इसने इसी कारण धारण करी है अल वासिक बिल्लाह। इसको ऐसे लिख लो, खलीफत उल्लाह एंड अल वासिक बिल्लाह, दो उपाधियां। इसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करना है। एक का तो क्लियर, खलीफत उल्लाह मैं ही खलीफा हूं, तो अल वासिक बिल्लाह अब ये जो भी होगा जाने, दो उपाधियां इसने धारण करी। इसका मतलब कि खुद ही खलीफा ठीक है की तवज्जो नहीं किया। और दूसरी इसकी एक आदत थी, ये सदैव स्त्री वेश में रहता था। इसकी पता नहीं क्या थी, लिपस्टिक विपस्टिक लगा के साड़ी वाड़ी पहन के अपना जो है दरबार में जाता था। तो मतलब दरबार में कभी कभी स्त्री वेश में जाए, मतलब स्त्री वेश में रहना इसको ज़्यादा पसंद था। तो जाने दीजिए, बस इतने लिख लीजिए कि ये थोड़ा स्त्री वेश में रहना इसको ज़्यादा पसंद था। कभी बाय द वे पूछ लीजिए, बाकी क्यों कैसे था इसको उसी के ऊपर आप छोड़ दीजिए। इसके बाद एक शासक आया है खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये मूलतः खिलजी वंश का नहीं था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ये 1320 से लेकर के और 20 में ही इनका काम हो गया है। खुसरो शाह ये मूलतः खिलजी वंश से नहीं थे। ही वॉज बेसिकली नॉट रिलेटेड टू खिलजी वंश, ठीक है। मूलतः यह हिंदू था, ही वॉज हिंदू, ठीक है, मूलतः हिंदू था। कन्वर्टेड है ही है, हिंदू था तो खुसरो शाह इसका नाम पड़ रहा है तो कन्वर्टेड ही तो है। मूलतः हिंदू था, बेसिकली खिलजी वंश से था नहीं, ठीक है। और इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारा धन दान में दिया था, इतने नोट करना है। ही डोनेटेड मेनी ऑफ द वेल्थ टू सूफी निजामुद्दीन औलिया। एक्चुअली खुसरो शाह ने ही उसको खिलजी की हत्या कर दी थी, मुबारक शाह खिलजी की। तो ऐसे ही एक्सीडेंटली शासक है और कुछ है नहीं। बेसिकली ही वॉज नॉट रिलेटेड टू खिलजी वंश। तो यहाँ से इसको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जैसे कभी पूछा है कि निम्न शासकों में से कौन सा, निम्न खिलजी वंश के शासकों में से कौन सा मूलतः खिलजी वंश से संबंधित नहीं है या था। तो अब इसका अगर नाम आ गया तो आप जाने रहिए कि ये है उसी के रिलेटेड, उससे ही संबंधित है, उनके खानदान से, खाता उन्हीं की था, लेकिन उस वंश से रिलेटेड नहीं। दैट्स इट। अगला है तुगलक वंश। तुगलक लिखे, का लिखिए वंश 1322 कब तक है भाई, 1400 समथिंग होना चाहिए। पूरा टाइम पीरियड लिख लो, अलग अलग कौन लिखा है, 88 हो गया, 1414। तुगलक फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक।
गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के और इसका 25 तक रहा है, ये 25 तक। गाजी मलिक उपनाम इसका एक है, गाजी मलिक, गाजी मलिक इसको कहा जाता है। इसने अलाउद्दीन की सभी नीतियों को बदल दिया, सभी नीतियों को बदल दिया। ही चेंज्ड ऑल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसी को कहते हैं कि उत्तराधिकारी अगर योग्य है तो सत्ता पतन नहीं कर सकती। ये आया, इसको लगा यार अलाउद्दीन खिलजी तो मैं बन नहीं सकता, ये बाजार नियंत्रण नीति, राजस्व नीति है ना, 50% टैक्स है, 80% तक वसूलता था। अमीर खुसरो ने तो उसके बारे में लिखा है कि राज मुकुट का प्रत्येक मोती किसानों के अश्रुपूर्ण नेत्रों से गिरे हुए रक्त बिंदु का ठोस रूप है। मतलब खून के आंसू किसान रोते थे उसके समय में। तो इसने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, इतनी बड़ी सेना। इसने वो बाजार नियंत्रण नीति, राजस्व नीति सब बदल दिया, अपने हिसाब से कर लिया। और फिर उसके हिसाब से इसने अलाउद्दीन की सभी नीति, वो जो भी इसने जब्त किया था ना अमीरों के दान और वक्फ वगैरह की जो भूमि है धार्मिक रूप से कब्जा कर लिया था, वो सब फिर इसने रिलीज कर दिया और अमीरों के जब्त की गई सभी भूमि को वापस कर दिया। He changed all policy of Alauddin Khilji and returned the all captured wealth, लिख लो उसमें सब आ जाता है, all captured wealth to amirs and he returned the all captured wealth to amirs। इसने अमीरों के फवाजिल को 1/5 से 1/10, 1/10 से 1/5 के अंतर को माफ कर दिया। अब ये नोट करना, इसने अमीरों के फवाजिल को ही pardoned the fawazil of amirs till 1/10 to 1/5, 10 to 1/5 till difference of, ऐसा लिखिए, till difference of 1/10 to 1/5। अमीरों के फवाजिल के 1/5 से 1/10 या 1/10 से 1/5 हिस्से के अंतर को क्या कर दिया, माफ कर दिया। फवाजिल का मतलब होता है बकाया लगान, बकाया भू राजस्व। फवाजिल क्या है, ये है बकाया भू राजस्व। जैसे अमीरों के नाम उसने दीवाने मुस्तखराज बना के एक है ना ले लिया था सब पूरा, तो अब जो भी बकाया राशि थी, अब इसके समय तक आते हैं अमीरों के लिए इसने छूट दे दी कि जिसका बकाया है, तो बकाये में अगर जैसे इसका जितना देना चाहिए उसका अगर कम पड़ रहा है, 1/5 से 1/10 यानी कि 10% से लेकर के और 5% हो गया, 20% हो गया, 10% से 20% तक ही अगर डिफरेंस आ रहा है, इतना ही कम पड़ रहा है, तो उसको माफ कर दिया फवाजिल, बढ़ी हुई लगान अमीरों की। तो अमीरों को इसने मनाने की कोशिश की, कहने का ये मतलब है। ओके, जो मेन ये है कि निजामुद्दीन, संत निजामुद्दीन औलिया से ये बहुत चढ़ता था। ही हेटेड मच टू संत निजामुद्दीन औलिया, ये इसकी खास बात थी। हेटेड मच टू संत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया से बहुत चढ़ता था। सूफी थे कौन, निजामुद्दीन, सूफी संत थे। अभी आपने देखा ना खुसरो शाह ने बहुत सारा धन वगैरह दान में दिया था, तो इसने कई बार निजामुद्दीन औलिया को वार्न किया था कि भाई जितना तुमने सरकारी धन लिया हुआ है तो वापस कर दो। निजामुद्दीन औलिया एक्चुअली जवाब दिए नहीं कुछ, कई बार मतलब निजामुद्दीन औलिया को वार्न कर चुका था। मेनी टाइम्स ही वार्न टू निजामुद्दीन औलिया फॉर रिटर्न द डोनेटेड वेल्थ। एक बार वो गया था बंगाल के अभियान पर किसी विद्रोह के दबाने के सिलसिले में, गयासुद्दीन तुगलक तो लौट रहा था वहां से, बंगाल से जीत के लौट रहा था, तो दिल्ली पहुंचा नहीं, और दिल्ली पहुंचने से पहले एक मैसेज डाला, इधर किसी को भेजा होगा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दें, ऐसा मैसेज उसने
औलिया के लिए भेजा कि मैं दिल्ली पहुंचूं, इससे पहले औलिया दिल्ली छोड़ दें। ये तो कुछ ज्यादा ही घमंडी बात हो गई। तो संत आदमी क्या करेंगे? तो उन्होंने केवल इतना ही जवाब दिया, हुनूज दिल्ली दूरस्त, हुजूर दिल्ली तो अभी दूर है, आओ तो सही। और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली पहुंचने से पहले अपने पुत्र जौना खां, जो बाद में भविष्य का मोहम्मद बिन तुगलक हुआ है, उसके द्वारा इसके स्वागत के लिए एक महल बनवाया गया था, क्योंकि वो बंगाल जीत के लौट रहे थे और ये वहां पर एक विश्राम की बात थी और एक स्वागत के लिए बनाया। दिल्ली के बाहर ही था, अभी पहुंचे नहीं थे दिल्ली। और जैसे ये अंदर भवन के प्रवेश किए, वैसे भवन गिर गया, लकड़ी का बना हुआ था और ये मर गए। तो गयासुद्दीन तुगलक खत्म हो गए वहीं पर, तो दिल्ली पहुंच नहीं पाए। तो कई लोगों ने कई तरीके से इस पर बात की कि औलिया साहब का सांप लग गया, जो भी है। अब सांप लग गया कि नहीं लग गया, लेकिन उन्होंने इतना कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, ये सही है, दिल्ली अभी दूर है और दिल्ली वो पहुंच नहीं पाए। कारण क्या रहा है वो जाने, जिसका षड्यंत्र रहा वो जाने, जो आ रहे थे वो जाने, इस विवाद में वो पढ़ते नहीं हैं। तो ये संत थे, संतों का खैर होता है, संतों को बहुत नहीं इसीलिए कहते कि संतों को जो है बहुत प्रताड़ित नहीं किया है। संत कोई भी हो, संत अगर सम्मान ना कर पाओ तो कम से कम भीख ना दो, तो कहते हैं ना तोमड़ी ना फोड़ो, क्योंकि वो विरोध नहीं करने आते, वो आपका विरोध नहीं करेंगे, आपको पलट के गाली नहीं देंगे, आपका जवाब नहीं देंगे, आपके लिए षड्यंत्र नहीं करेंगे। वो ऐसे बोल देते यार जा यार, जैसा कर रहे हो ना तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा। तो लोगों का कहा हुआ तो नहीं होता, लेकिन संतों ने अगर ऐसा कह दिया ना, खत्म कहानी, फिर वहीं पिक्चर फ्लॉप। तो कभी भी किसी भी संत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। औलिया साहब तो बहुत पहुंचे हुए संत थे, सूफी संत थे। फिलहाल जो भी है, तो ये पूरा कहानी समझ गए ना, ये मामला था हुनूज दिल्ली, ये इसको अपने हिसाब से लिख लेना। तो हुनूज दिल्ली दूरस्थ, और इसके तो लास्ट में ही लिखिए कि गयासुद्दीन तुगलक अपने पुत्र जौना खां के षड्यंत्रों का शिकार हो गए। मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक was hunted by conspiracy of his son, जौना खां। चलिए मोहम्मद तुगलक अगला 325 से 351। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 to 51। मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ वो जौना खां है। इसका बचपन का नाम, प्रारंभिक नाम जौना खां था। नोट कर लीजिए इस चीज को, क्या करना है। इसका प्रारंभिक नाम जौना खां था। हिज बेसिक नेम वाज जौना खां। जौना JAUNA, जौना, और खां तो वैसे भी रहना है, हाँ वही महल वाली। पापा जीत के आ रहे हैं, स्वागत किया जाए, तो लकड़ी का एक बड़ा सा महल बनवाया है ना, और फिर गले में फूल माला वगैरह डाल के एंट्री कराया गया, मकान ही गिर पड़ा सर पे। तो इसमें कई लोगों ने कहा कि ये तो जौना खां का षड्यंत्र है कि उसको मार के गद्दी ले ली। हाँ ये तो परंपरा चलती चली आ रही है, तो रहा भी होगा। तो अब कई चीजें शामिल हो गई। तो कुछ लोगों ने कहा कि आसमानी बिजली गिर पड़ी। बरनी का कहना है कि आसमान, इब्न बतूता कहना है कि आसमान से बिजली गिरी, बारिश का माहौल था और वो खत्म। कुछ लोगों ने कहा कि हाथी बिटक गए थे, वो धक्का दे दिए तो लकड़ी का महल था, गिर गया। और कुछ ने कहा नहीं ये षड्यंत्र था, जो कुछ भी सब बहाने हैं, बाकी तो कॉन्स्पिरेसी जौना खां की थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं, यही हो भी सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि नहीं, जो डायरेक्ट बरनी ने कहा कि ये तो निजामुद्दीन औलिया के मुख से निकली हुई बात थी जो लगी। तो भाई उन्होंने कहा था पहुंच नहीं पाए, ये भी अपने आप में सही है। उन्होंने कहा था दिल्ली दूरस्थ, तो दिल्ली दूर हो गई।
तो कारण जो भी हो, उस कारण में पचड़े में फंसना नहीं है उनको। उन्होंने कह दिया खत्म तो फिर खत्म, तो जो जैसे वैसे आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो इनका बेसिक नाम जौना खां था। दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था ये। ही वॉज द मोस्ट लिटरेट सुल्तान ऑफ दिल्ली। बेवकूफ़ नहीं लिखना आगे लेकिन उसके, लेकिन था वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ भी। कुछ लोगों ने कहा कि ये था वैसे ही, तो सबसे पढ़ा लिखा था। इतने लिखो नहीं तो फिर, है ना, ठीक है। बहराइच के प्रसिद्ध सूफी संत सैयद सालार गाजी की समाधि तक वो पैदल उसने यात्रा की थी। बहराइच के प्रसिद्ध सूफी संत सैयद सालार गाजी की समाधि तक उसने पैदल यात्रा की थी। ही ट्रेवल्ड बाई फुट, यही तो, ऑन फुट, ही ट्रेवल्ड ऑन फुट टू समाधि ऑफ सैयद सालार गाजी, टू समाधि ऑफ सैयद सालार गाजी। समाधि, समाधि को समाधि लिखो। सैयद सालार गाजी द फेमस सूफी सेंट,